नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं ABC 24 साथ की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से आपको बता दें, कांग्रेस डेलीगेशन को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति नहीं मिली है और राहुल गांधी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय डेलीगेशन लखीमपुर खीरी जाने वाला था। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल है। पंजाब सीएम सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल भी जाने वाले थे। प्रतिनिधिमंडल को क्षेत्र का दौरा करने की उन्होंने मांग की थी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अनुमति के लिए एक पत्र भी लिखा था। यूपी सरकार ने दौरा की अनुमति नहीं दी है और धारा 144 का उन्होंने हवाला दिया है। तो लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है उसके बाद लगातार वहां पर सियासत देखने को मिल रही है और आज राहुल गांधी 5 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ यहां पर जाने वाले थे और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने एक पत्र लिखकर के अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली और सीएम भूपेश बघेल भी इसमें जाने वाले थे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, कांग्रेस का एक डेलीगेशन लखीमपुर खीरी जाने वाला था, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। सीएम भूपेश बघेल भी इस डेलीगेशन में शामिल थे। बिल्कुल, देखिए, लगातार लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी वहां पर जाना चाहती है और प्रियंका गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कल लखनऊ एयरपोर्ट में 2 घंटे से ज्यादा समय तक बैठे रहे, उनको बाहर आने नहीं दिया गया। उसके बाद केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल लखीमपुर खीरी जो है जाना चाहता है, उसकी अनुमति दी जाए। देर रात लगभग 11:30 बजे ये खबर आई कि यूपी सरकार ने अनुमति नहीं दी है और उन्होंने कहा कि 144 धारा जो है लखीमपुर खीरी में तो लगी ही है, उसके अलावा लखनऊ में भी जो है 144 लगा दी गई है। इसके कारण जो है अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन जो डेलीगेशन बनाए गए थे 5 सदस्यीय, इसमें राहुल गांधी भी के नेतृत्व में, तो उसमें सीएम भूपेश बघेल, पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी, सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी, तो कुल 5 लोग थे इसमें। और बताया जा रहा है कि ये जो डेलीगेशन है, अनुमति तो नहीं मिली है, लेकिन राहुल गांधी जो है आज कोई जो है दूसरे रास्ते से जो है जाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सुबह 10 बजे जो है राहुल गांधी अपने सभी डेलीगेशन के साथ जो है पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद संभव है कि वो डेलीगेशन के साथ जो है रवाना होंगे। ठीक है सौरभ, देखते हैं किस तरह से वो लोग पहुंचते हैं और उसके बाद जो योगी सरकार है किस तरह का रुख अख्तियार करेगी। शुक्रिया सौरभ पूरी जानकारी के लिए। वहीं इससे पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने को लेकर करीब 3 घंटे तक धरना देने के बाद छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल दिल्ली लौट गए। उन्होंने प्रियंका गांधी की जल्द रिहाई की मांग की है। लखनऊ एयरपोर्ट पर ही धरना देते हुए बघेल ने कहा कि वो सीतापुर में प्रियंका गांधी से मिलने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। भूपेश ने यह भी आरोप लगाया कि न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इधर सीएम भूपेश बघेल के लखनऊ एयरपोर्ट पर धरना देने को लेकर रमन सिंह ने ऐसे हालात में राजनीति नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा कि वहां के हालात को देखते हुए सरकार ने जो फैसला लिया है वो ठीक है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी में डर की भावना है। यूपी में सत्ता जाना तय है, इसलिए बीजेपी डर कर ऐसे हथकंडे अपना रही है। लखीमपुर में जो 144 धारा है वहां जाने की परमिशन नहीं देते। आया तो सारे यात्रियों को रोक दिया गया और जो यात्री बस है उसमें केवल हम ही लोगों को, जो मेरे साथ सिक्योरिटी में और स्टाफ के लोग हैं, उसको ही उस बस में चढ़ाया गया। मैंने कहा क्यों, मुख्यमंत्री को हमेशा प्रोटोकॉल के तहत कार दी जाती है, लेकिन यहाँ कार भी नहीं दे रहे हैं। अराइवल में पहुंचा तो तत्काल मुझे कहा गया कि आप बाहर नहीं जा सकते। आप सीतापुर भी नहीं जा सकते, लखनऊ भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ भी 144 धारा है। ये तो उन्हें निशर्त रिहा करना पड़ेगा और हम यही मांग करते हैं उसे निशर्त रिहाई हो। और उससे पहली बात यह है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसके बेटे को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
और सुप्रीम कोर्ट की जज से जांच कराएंगे। आगे AICC के जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी भी उस पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते थे, मगर उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं घट रही है, भारतीय जनता पार्टी में डर की भावना है, मगर आज उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, वहाँ का सत्ता जाना तय है, इसलिए इस ढंग से हथकंडे अपना रही है। प्रकार के हालात हैं, उस हालात को देखते हुए वहाँ की सरकार ने निर्णय लिया है। ये जानबूझकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, उस स्थिति में उचित नहीं है और एक मुख्यमंत्री के नाते इस प्रकार का कानून तोड़ना मैं उचित नहीं समझता। शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं और मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री इस योजना के तहत 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड का भी वितरण करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। हरदा में जन कल्याण एवं स्वराज अभियान के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 जिलों में इसका शुभारंभ करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे इस कार्यक्रम को सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल होकर प्रदेश के 20 जिलों के ग्रामीण आबादी को सिंगल क्लिक के जरिए अधिकार अभिलेख बांटेंगे। इस दौरान पीएम मोदी इसके लाभान्वित हंडिया निवासी पवन बरेठा से बातचीत भी करने वाले हैं। हरदा जिला ने देश में सबसे पहले स्वामित्व योजना के अधिकार अभिलेख तैयार किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल साल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की घोषणा की थी। केंद्र पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना का लक्ष्य ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है। ये योजना शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीणों को ऋण और दूसरे वित्तीय लाभ के लिए वित्तीय संसाधन के रूप में संपत्ति का उपयोग करने के लिए मार्ग दे रही है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, 12,043 शिक्षकों की अंतिम चयन लिस्ट जारी कर दी गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा साल 2018 के तहत ये लिस्ट जारी की गई है। उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। 8,342 उच्च माध्यमिक शिक्षक इसमें शामिल हैं और 3,701 माध्यमिक शिक्षक इस लिस्ट में शामिल हैं। प्रावधिक चयन सूची और प्रतीक्षा सूची पहले ही जारी हो गई है और अब अंतिम लिस्ट भी आ गई है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पदों की अंतिम लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो 12,043 शिक्षकों की अंतिम चयन लिस्ट जारी कर दी गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा साल 2018 में ये सभी शिक्षक चयनित हुए थे और अब इनकी ये लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें से कुछ माध्यमिक शिक्षक रहेंगे और इसके साथ ही जो दूसरे वर्ग के शिक्षक हैं उनकी भी लिस्ट जारी कर दी गई है। शिक्षकों के लिए एक ये बेहद अच्छी खबर। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बसों का टैक्स माफ करेगी एमपी सरकार। कैबिनेट की बैठक के दौरान सरकार ने ये मंजूरी दी है। परिवहन विभाग की तरफ से ये प्रस्ताव आया जिस पर सरकार ने मुहर लगा दी है। बस ऑपरेटर्स के 110 करोड़ का टैक्स अब माफ होगा। परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने इसका आश्वासन दिया था। कोरोना काल के 3 महीने का टैक्स माफी का आश्वासन दिया गया था और उस आश्वासन को पूरा कर दिया गया है। टैक्स माफ किया गया है बसों का। एमपी सरकार का बड़ा फैसला कल की कैबिनेट की बैठक में। तो लगातार परिवहन संघ की तरफ से मांग की जा रही थी कि जो टैक्स है 3 महीने का कोरोना काल का, उस दौरान बसें खड़ी रही तो उसे माफ कर दिया जाए। और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आश्वासन दिया था। कई बार बैठकों का दौर भी हुआ और उसके बाद अब एक बड़ी राहत परिवहन संघ को, उनके टैक्स को माफ कर दिया गया है और 110 करोड़ रुपए की ये टैक्स माफी हुई है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की भी समीक्षा की, जिसके बाद धार्मिक स्थलों पर पूजा के लिए लोगों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा नवरात्रि में कॉलोनी के अंदर गरबा और डीजे को रात 10 बजे तक की छूट दी गई है। कोचिंग क्लास 100% क्षमता के साथ अब खुल सकेंगी।
स्टेडियम भी 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉल में अभी भी 50% ही उपस्थिति रहेगी। बैठक में चंबल एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले किसानों को दुगनी जमीन देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। ग्वालियर, चंबल संभाग और विदिशा जिलों में अतिवर्षा और बाढ़ से पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त आवासों के लिए प्रति आवास 6,000 रुपए की सहायता देने का निर्णय का अनुमोदन किया गया। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ में 80 करोड़ रुपए की लागत से 30 टन प्रतिदिन क्षमता का मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की ऋण सहायता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त करने के लिए सरकार गारंटी देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ में आयोजित जनजातीय सम्मेलन जिले को कई विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने कहा कि राज्य शासन जनजातीय समाज के विकास, उत्थान और उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। वनवासी अंचलों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज मैंने तीर कमान चढ़ाया है जिससे कि प्रदेश में विकास परवान पर चढ़ सके। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। भोपाल में इस अवसर पर विशाल समागम होगा। उन्होंने समागम के लिए समस्त वनवासी समाज को निमंत्रण भी दिया है। सीएम ने कहा कि छोटे छोटे मामलों में जनजातीय समाज को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे मामले जो गंभीर नहीं है उन्हें वापस लिया जाएगा। गांव का पैसा गांव में ही खर्च होगा। और आज संकल्प लो कि अपनी तस्वीर और तकदीर बदलने के इस अभियान में सरकार के साथ। और आइए अब जान लेते हैं कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है। मॉर्निंग न्यूज अपडेट आपको दे दे। छत्तीसगढ़ से, रायपुर से इस वक्त स्टार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो वहीं भोपाल से हमें जानकारी देंगे मध्य प्रदेश की विवेक। स्टार, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करते हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है छत्तीसगढ़ में, आज जानकारी दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त दिल्ली में है। लखनऊ वो जा रहे थे लखीमपुर की घटना को लेकर वहां पे मिलने किसानों से, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। लखनऊ एयरपोर्ट वो पहुंचे, वहां पर धरना दिया, फिर वापस जब उन्हें वापस दिल्ली, वहां से लखनऊ जाने नहीं दिया गया तो वापस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में अभी वो वहीं पे कैंप किए हुए हैं। आगे की रणनीति आज जैसे कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी के नेतृत्व में 5 कमेटी की सदस्य लखनऊ जा सकती है, ऐसी खबरें हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं और वहां से जो लगातार अपडेट आएगा वो हम बताएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो कवर्धा में जो राइट्स की स्थिति बनी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की स्थिति बनी है, वहां पर कई लोग घायल हुए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन है जिसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और कुछ विधायक भी यहाँ से रायपुर से आज उनका जो दल है वो कवर्धा जाएगा और वहाँ पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता उस राइट्स में जो घायल हुए हैं उनसे मुलाकात करेंगे और शांति की स्थिति बनाने की वहां पर लोगों से अपील करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि प्रदेश भर के राइस मिलर्स ने एक बार फिर से प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। रायपुर में आज कलेक्टर्स के साथ राइस मिलर्स की एक बैठक होने जा रही है। मुद्दा यह है कि राइस मिलर्स लोगों ने जो है जिला विपणन अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया कि बिना उनकी सहमति के जबरिया डीओ लेटर यानी डिलीवरी ऑर्डर काटा जा रहा है, जिसके माध्यम से जो सड़े हुए धान है उसको उठाकर उसका चावल बनाने के लिए कहा जा रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो बिना परमिशन के उनकी बैंक गारंटी को भुनाते हुए ये किया जा रहा है। इसको लेकर वो कल दिन भर धरने भी दिए थे डीएमओ ऑफिस में और आज कलेक्टर्स के साथ उनकी बैठक भी है। तो इन तमाम 3 खबरों पर जो भी अपडेट लगातार आएगा वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। ठीक है स्टार, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक की तरफ रुख कर लेते हैं। विवेक, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है? मध्य प्रदेश में आज एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। हरदा में प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। वर्चुअली इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वर्चुअल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत अधिकार पत्र किसानों को बांटे जाएंगे। पूरे प्रदेश के किसानों को ये अधिकार पत्र बांटे जाएंगे, जिसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम हरदा में हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ा कार्यक्रम है, किसानों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। इसकी भव्य तैयारियाँ हरदा जिले में की गई है और आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके अलावा यदि राजनीतिक सरगर्मी की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा खंडवा और 3 विधानसभा जोबट, अलीराजपुर और रैगांव
यहाँ विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के उपचुनाव होने हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में, इन लोकसभा क्षेत्रों में राजनीतिक सरगर्मियाँ जारी है, नेताओं के प्रवास जारी है। बीजेपी की सूची प्रत्याशियों की जिसका इंतजार है, क्योंकि नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख जो है 8 अक्टूबर है और संभवतः आज बीजेपी की सूची आ सकती है। आज बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है, जिसकी पूरी संभावना है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो आज बीजेपी की प्रत्याशियों की सूची पर सबकी नज़र है। और रैगांव और पृथ्वीपुर में लगभग नाम फाइनल है। जोबट में भी ऐसी ही स्थिति है। बीजेपी को थोड़ी दिक्कत जो है खंडवा लोकसभा क्षेत्र में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी चयन के लिए पैनल जो है वो 4 नामों का है। ऐसी स्थिति में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को फैसला लेना है, तो आज केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश से भेजे गए प्रत्याशियों के पैनल पर मुहर लगा सकता है, नाम जारी हो सकते हैं, तो इस पर भी सबकी नज़र है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली में हैं और आज जो है व्यापक रणनीति के साथ प्रत्याशियों को नामांकन भरने के लिए जो है सभी औपचारिक जो ज़रूरतें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिलअप करने के लिए कांग्रेस के निर्देश दिए गए हैं और 1 या 2 दिन में सभी कांग्रेस प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जाकर जो है नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, तो उसकी भी सरगर्मियाँ आज रहेगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव जो है सेमीफाइनल की तरह लड़े जा रहे हैं और इसलिए मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियाँ उपचुनाव को लेकर काफ़ी तेज है। ठीक है विवेक, आप भी नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया स्टार और विवेक पूरी जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा के साथ ही जोबट और रेगांव विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए राजनारायण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजनारायण सिंह को दिग्विजय और कमलनाथ का करीबी बताया जाता है। वो 3 बार पहले विधायक भी रह चुके हैं। वहीं जोबट विधानसभा उपचुनाव के लिए महेश पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। महेश पटेल अलीराजपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वहीं रेगांव सीट से कल्पना वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। कल्पना वर्मा साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की प्रत्याशी थी। वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। वहीं पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर नितेंद्र सिंह राठौड़ का ही नाम सबसे आगे चल रहा था और उनके नाम की घोषणा कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। इसी तरह कांग्रेस ने 4 उपचुनाव के लिए अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। टिकट मिलने के बाद खंडवा से उम्मीदवार बनाए गए राजनारायण सिंह सबसे पहले दादाजी के दरबार पहुंचे और दर्शन कर पूजा अर्चना की। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने टिकट दिए जाने पर कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया, साथ ही अपनी जीत का दावा किया। इधर जोबट में महेश पटेल के समर्थकों ने जश्न मनाया। महेश पटेल ने अलीराजपुर में टाटिया मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद साई मंदिर गए, ओखा बाबा मंदिर में दर्शन किए। महेश पटेल ने पार्टी का आभार जताते हुए अपनी जीत का दावा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को खंडवा संसदीय क्षेत्र का वोटर जो समझा देगा और यहाँ पर भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा जो कि पूरा पिछड़ा हुआ इलाका है, तो उसको मेरा सबसे पहले प्राथमिकता है और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, ये मेरी प्राथमिकता है। और चलिए बात करते हैं कुछ दूसरी खबरों की। कांकेर के चरामा में एक बार फिर पहुंचा दंतेल हाथी की आमद से हलचल तेज हो गई है। हाथियों के दल ने NH30 के पास स्थित भिरौद गांव से होते हुए चरामा शहर में प्रवेश किया। पुलिस और वन विभाग मौके पर मौजूद है। वहीं हाथी के नेशनल हाईवे में आने से कुछ देर मार्ग को बाधित किया गया था। फिलहाल हाथी शहर के नाकापारा में मौजूद है। वहीं ग्रामीणों में हाथी के आने से दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि अभी तक हाथी ने किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन 1 महीने के अंदर दूसरी बार ऐसा हुआ है जब अपने दल से बिछड़ा ये दंतैल हाथी चरामा शहर NH30 पर आ गया हो। वन अमला हाथी को सुरक्षित जंगल की तरफ खदेड़ने में लगा हुआ है। अंबिकापुर के लाइफलाइन हॉस्पिटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आग लगने से धुआं उठने लगा। आग फैल पाती इससे पहले ही भर्ती मरीजों को तुरंत निकाल लिया गया। आग जो थी वो करीब रात 8 बजे लगी। देर रात की हम आपको घटना बता रहे हैं, जिसके बाद घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। तब तक अस्पताल के फायर सेफ्टी सिस्टम से आग बुझाने की कोशिश की गई। इस दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों को मेडिकल कॉलेज और दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया और उन्हें सुरक्षित रखा गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग कैसे लगी ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है, पुलिस जांच कर रही है। आग लगी ही नहीं थी, धुआं उड़ा था। धुआं जैसे ही हुआ हम लोगों ने मैनेज कर लिया और 2 पेशेंट थे
उनको तुरंत शिफ्ट कर लिया गया। टोटल 8 पेशेंट थे और सारे पेशेंट जो है वो नॉर्मल थे। इस धुआं आगे बढ़ता उससे पहले ही सब कुछ मैनेज हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम बहुत सही समय पर आ गई, हमारे जनप्रतिनिधि भी बहुत सही समय पर चले गए। तुरंत जो है दमकल कर्मी जो है पहुँचे मौके पे और सभी जितने भी मरीज थे सभी को शिफ्ट किया गया दूसरे हॉस्पिटल में और कोई प्रकार की जीवित हानि नहीं है, कोई इंजर्ड भी नहीं हुआ है, स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। आग कैसे लगी, क्या था, सभी चीज़ थे, ये सभी हमारे विवेचना का विषय है। जबलपुर पुलिस ने एक हफ्ता से लापता मां बेटी की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। बरेला थाना पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड मृतका की देवरानी को गिरफ्तार किया, जिसने अपने अवैध संबंध छिपाने के लिए अपनी जेठानी और उसकी बेटी की हत्या करवा दी थी। आरोपी महिला मालती झारिया ने 50,000 रुपए की सुपारी देकर अपने प्रेमी और उसके साथियों से मां बेटी को मौत के घाट उतरवाया था। इसके बाद शवों को बरेला के मेहगवा कैनाल के पास दफना दिया। आरोपी महिला का पति बाहर रहता था, लिहाजा प्रेमी संजय श्रीपाल का उसके घर आना जाना था। मालती की जेठानी बबली झारिया और उसकी बेटी निशा अक्सर इस बात पर आपत्ति जताया करते थे जो महिला को नागवार गुजरता था। पुलिस ने आरोपी मालती और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी बरामद की जा रही है, इसमें आगे की कार्रवाई जारी है और इसमें हत्या की आशंका जरूर है और आरोप इसमें जल्दी इस मामले का खुलासा करेंगे। भोपाल की छोला मंदिर थाना पुलिस ने एक अंधे कत्ल का खुलासा किया है। दरअसल 3 महीने पहले एक इलेक्ट्रीशियन की हत्या हुई थी। हत्या करने वाले आरोपी जीजा साले हैं। दोनों रात के अंधेरे में इलेक्ट्रीशियन के घर चोरी की नीयत से घुसे थे। इसी बीच इलेक्ट्रीशियन की नींद खुल गई और जीजा साले को उसने पकड़ लिया। लिहाजा जेल जाने के डर से दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रीशियन को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मृतक की जेब में रखे करीब 1,000 रुपए, एटीएम कार्ड, पासबुक अपने साथ ले गए। बैंक खाते में करीब 1 लाख रुपए जमा थे। हालांकि आरोपी रकम नहीं निकाल पाए। पकड़े जाने के डर से उन्होंने रकम निकालने की कोशिश भी नहीं की। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी उमेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अब भी फरार है। घटना को लेकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और जो आरोपी अभी इसमें एक फरार है और उमेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी प्रकरण की भी विवेचना जारी है। विवेचना में जैसे तथ्य आएंगे वैसी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामानंद सागर के बेहद लोकप्रिय पौराणिक धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का मंगलवार की रात को निधन हो गया। वो 43 साल के थे और लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। अरविंद त्रिवेदी को रामानंद सागर की बनाई गई रामायण में रावण के दमदार अभिनय के लिए याद किया जाता है। उन्होंने इस तरह से रोल प्ले किया था कि आज तक लोगों की आंखों के सामने उनकी वही छवि बनी हुई है। बता दें कि अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनका शुरुआती करियर गुजराती रंगमंच से शुरू हुआ। उनके भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती सिनेमा के चर्चित नाम रहे हैं और गुजराती फिल्मों में अभिनय भी कर चुके हैं। हिंदी के पॉपुलर शो रामायण से घर घर में पहचान बनाने वाले लंकेश यानी कि अरविंद त्रिवेदी ने लगभग 300 हिंदी और गुजराती फिल्मों में भी अभिनय किया है। अभिनय के अलावा अरविंद साल 1991 से लेकर 1996 तक सांसद रहे और 1991 में अरविंद त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में साबरकांठा निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में चुने गए और 1996 तक इसी पद पर रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।